पुणे की सड़क दुर्घटना के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि इस लड़के को 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जो बेल दी गई थी वो बेल अब तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी और इस लड़के को गिरफ्तार करके 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा और इस मामले में अदालत अब आरोपी को बालिग मानकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने पर भी विचार करेगी। इस संबंध में पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अपनी अर्जी दे दी है, जिस पर कल अंतिम फैसला आ सकता है और अब पुलिस ये चाहती है कि 17 साल का ये जो लड़का है इसे नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग व्यक्ति की तरह मानकर इस पर मुकदमा चलाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि यह बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। आपको याद होगा 20 मई को जब हमने आपको यह खबर दिखाई थी तब हमने आप सबसे यह कहा था कि इस मामले में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ और यह केस दोबारा से खुलना चाहिए, इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इस लड़के की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। हमने ये मुहिम चलाई और इस मुहिम में आप और हम आज कामयाब हो गए। ये आप सबकी जीत है, इस देश के समाज की जीत है, उन तमाम लोगों की जीत है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जिससे जो बन पड़ा लगातार इस मामले में जागरूकता फैला रहे थे, दबाव डाल रहे थे, मांग कर रहे थे कि इस नाबालिग लड़के की बेल रद्द होनी चाहिए और आज ये बेल रद्द हो गई है। और ये बात हमने कल भी आपसे कही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां कुछ कमजोरियां भी हैं, लेकिन साथ ही हमारी कुछ ताकतें भी हैं। कमजोरी यह है कि 140 करोड़ के इस देश में पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इसी देश की ताकत यह है कि इस अन्याय के खिलाफ जिस तरह हमारा समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ, जिस तरह हमारे समाज ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह सोशल मीडिया और देश के मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे यह न्याय हुआ है और इस अमीर बिल्डर के सारे पैसे धरे के धरे रह गए और उसके बेटे की बेल आज रद्द हो गई। हम आपको 20 मई के ब्लैक एंड व्हाइट का आज एक छोटा सा अंश दिखाते हैं और जिससे आपको यह पता चलेगा कि जब मीडिया और इस देश की आम जनता पार्टनरशिप में मिलकर कोई मांग उठाते हैं, समाज के लिए कुछ मांग करते हैं, कोई मुहिम चलाते हैं, तो उसका रंग कैसे सामने दिखाई देता है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, यह फाइल दोबारा से खुलनी चाहिए और कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र सरकार का इस मामले का संज्ञान ले और इस पर जांच बैठाए। तो देखिए 20 मई का ये जो ब्लैक एंड व्हाइट था ये हमने आपको दिखाया और आपकी मदद से आज इस मामले में न्याय की शुरुआत हुई है। इस लड़के की बेल इसलिए रद्द हुई क्योंकि इस मामले में हमारा समाज जाग गया और सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। हर घर में, हर परिवार, हर मां, हर पिता, सबको यह बात समझ में आई कि पुणे में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। और इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप समाज में अन्याय को रोकने के लिए वीडियो बनाते हैं, बेईमानी के खिलाफ अगर आप अपने रील्स बनाते हैं या कोई व्यक्ति आपको नियम तोड़ते हुए दिखता है, उसके खिलाफ आप वीडियो बनाकर अपनी आवाज अगर उठाते हैं तो आप हमारे समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए हमारे देश में आम जनता के पास जो ताकत आई है वो ताकत आज आपको यहां देखने को मिली है। हमारे देश में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स हमारे देश में बनती है। हमारे देश के युवा केदारनाथ में जाकर रील्स बनाते हैं, सड़कों पर स्टंट करते हुए रील्स बनाते हैं और हर जगह रील्स बनाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज हम उन सभी युवाओं से यह कहना चाहते हैं कि इस तरह की रील्स सिर्फ आप मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन अगर आपने जिस दिन देश हित में, अपने समाज के हित में रील्स बनानी शुरू कर दी, वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, उस दिन आप देखिए आपकी अपनी लोकप्रियता भी कई गुना ज्यादा बढ़ेगी और हमारे देश का भला भी होगा। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज भी आपको कहीं कोई कानून टूटता हुआ दिखाई देता है, अगर आपको किसी बार में दिखाई देता है कि कोई बार किसी नाबालिग बच्चे को शराब बेच रहा है, अगर आपको यह दिखाई देता है कि सड़कों पर नियम तोड़े जा रहे हैं, तो आपको उसका वीडियो बनाना चाहिए, आपको उसकी रील बनानी चाहिए और फिर देखिए आपकी लोकप्रियता और आपके देश की लोकप्रियता और देश की सारी समस्याएं कैसे धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। आज अदालत ने इस लड़के के बिल्डर पिता को भी
3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और आज जब इस व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए लाया गया, तब वहां कुछ लोगों ने इस पर स्याही भी फेंकी और इसके खिलाफ सड़कों से लेकर कोर्ट रूम तक लगातार नारेबाजी हुई। और इन तस्वीरों से आज उन सभी माता पिता को यह सीख लेनी चाहिए जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी, बाइक या स्कूटी चलाने के लिए देते हैं, चाबी अपनी गाड़ी की तुरंत उन्हें सौंप देते हैं और ये जरा भी नहीं सोचते कि उनके बच्चे कार चलाने के लायक हैं या नहीं हैं, जिम्मेदार हैं भी या नहीं हैं। तो अगर हमारे देश के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जैसा इस बिल्डर पिता के साथ हो रहा है, तस्वीरें आप देख लीजिए। इस पिता के बेटे ने शराब पीकर इस व्यक्ति की गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया और आज ये पिता पुलिस की हिरासत में है, पुलिस रिमांड में है और हो सकता है इसे जेल भी जाना पड़ेगा। तो आज देश भर के पिताओं से हम ये कहना चाहते हैं, देश भर के माता पिताओं से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा भी नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस नहीं है और आपसे ये जिद करता है कि उसे गाड़ी चाहिए, उसे गाड़ी की चाबी दे दीजिए क्योंकि उसे कहीं जाना है, स्कूटी की चाबी दे दीजिए या फिर उसे बाइक दे दीजिए, तो आपको ये तस्वीरें जरूर याद रखनी चाहिए। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसके अलावा जिन होटल्स और बार्स में नाबालिग बच्चों को शराब परोसी जाती है, उन्हें भी आज ये तस्वीरें याद रखनी चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि पुणे में जिन 2 होटल्स में इस नाबालिग लड़के को शराब परोसी गई थी, उनके मालिक और उनके मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं और इन होटल्स को भी पुलिस ने अब सील कर दिया है, उस बार को पुलिस ने सील कर दिया है। और इन तस्वीरों को देखकर आज उन होटल्स और बार वालों को यह सबक लेना चाहिए जो अपने यहां नाबालिग लड़कों को बिना उनकी उम्र पूछे शराब देने से पहले उनकी उम्र नहीं पूछते और पैसे के सामने सब कुछ भूल जाते हैं। अब अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका हश्र पुणे के इन होटल्स और बार के जैसा होगा, ये सील हो जाएंगे और इनके मैनेजर जैसे गिरफ्तार हुए हैं वैसा ही उनके साथ भी होगा। हम आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में उठा रहे हैं, वो मुद्दा बेबुनियाद नहीं है, उस मुद्दे की बुनियाद है। और जो डर वो देश के लोगों को दिखा रहे हैं वो वाकई सच्चा डर है, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द माने जाएंगे। यानी ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करके कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जिन लोगों को इन ओबीसी सर्टिफिकेट्स के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं या मिलने वाली हैं, ऐसे लोगों पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर नौकरी ले ली है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनकी नौकरी बची रहेगी। लेकिन बाकी के मामलों में अब जो मामले सामने आएंगे, उनमें ये ओबीसी के सर्टिफिकेट निष्क्रिय हो जाएंगे और सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे, यानी रद्दी के टोकरे में इन्हें फेंक दिया है। अदालत ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया जिसमें ममता बनर्जी की सरकार के वर्ष 2012 के एक कानून को चुनौती दी गई थी। कानून क्या था? इस कानून का नाम था वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस बिल 2012। इस कानून के तहत ममता बनर्जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग को मिलने वाले 17% आरक्षण में जातियों की कुछ नई उप श्रेणियां बना दी थी और उनमें मुसलमानों के कई ग्रुप्स को, मुसलमानों के कई लोगों को, जातियों को डाल दिया था। वो पूरी सूची आज मैं लेकर आया हूं अपने पास। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के मुताबिक ओबीसी आरक्षण में जिन 179 जातियों और समूहों को आरक्षण का लाभ दिया गया, उनमें पिछड़े वर्ग के हिंदू बहुत कम रह गए और 179 में से 118 समूहों को मुस्लिम समुदाय से ओबीसी बनाकर उन्हें ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलने लगा। और यह सब कुछ ममता बनर्जी की सरकार ने वर्ष 2012 में किया था, 2012 से शुरू कर दिया था। इसलिए आज जो मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा और इस कानून को भी आप ध्यान से समझिएगा। यानी ओबीसी की जो श्रेणी है उसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया। इससे पहले वर्ष 2007 तक पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग, जिसे हम कहते हैं, पिछड़े वर्ग के 7% लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलता था।
7%। इसके बाद वर्ष 2010 में लेफ्ट पार्टी की सरकार ने इसमें 10% अतिरिक्त आरक्षण मुसलमानों के लिए जोड़ दिया और ओबीसी आरक्षण को 7+10 यानी 17% कर दिया। इसमें अब मुसलमान भी शामिल हो गए। तो 7% आरक्षण था पहले ओबीसी के लिए और 10% बाद में और जोड़ दिए गए। अब यह 17% हो गया ओबीसी और मुसलमानों के लिए। फिर देखिए, इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और वो वर्ष 2012 में एक नया कानून लेकर आई जिसमें उन्होंने इस 17% ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों के अलग अलग समूहों को ओबीसी बनाकर उन्हें पिछड़े वर्ग का आरक्षण दे दिया। यानी पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को डाल दिया और इस तरह मुसलमान ओबीसी बन गए। पिछड़ों के आरक्षण का लाभ पश्चिम बंगाल में लेने लगे और अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसके बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी अचानक बहुत बढ़ गई और सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के लाभ से मुसलमान सरकारी नौकरियों में ज्यादा चुने जाने लगे। आज जब हमने पश्चिम बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर देखा तो पता चला कि ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें जिन 180 जातियों और समूहों को पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिल रहा है उन 180 में से 103 यानी 57% समूह अकेले मुस्लिम समुदाय से हैं। और आप ये लिस्ट अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और वो लिस्ट आज मैं भी लेकर आया हूं। वो लिस्ट आपको अब मैं बताता हूं। बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट ममता बनर्जी से झुटला नहीं सकती, उन्हीं के डिपार्टमेंट की, उन्हीं के सरकार की ये लिस्ट है और इसमें एक के बाद एक देखिए। पहाड़िया मुस्लिम, मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। हज्जाम मुस्लिम, माझी पटनी मुस्लिम, मुस्लिम माली, घोसी, मुस्लिम दर्जी, मुस्लिम राजमिस्त्री, मुस्लिम भटियारा, शिकारी मुस्लिम, मिस्त्री मुस्लिम और इस तरह की। तो मैंने आपको कुछ ग्रुप्स और कुछ नाम पढ़कर बताए हैं। इसके अंदर 180 में से 50% से ज्यादा, 180 में से 103 मुस्लिम समुदाय से हैं इस पूरी सूची में। और पश्चिम बंगाल में अब ओबीसी की जो सूची है उस ओबीसी की सूची में जो 180 जातियां हैं रखी गई हैं उसमें से 103 मुस्लिम समुदाय की हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए वो नियमों के तहत ओबीसी वर्ग में आने के लिए मान्य ही नहीं थे और इस मामले में नियमों का पालन नहीं हुआ और इससे यह बात सच निकलती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण गलत तरीके से उनसे छीनकर मुसलमानों को दे दिया, जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्ष 2010 के बाद जारी हुए तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करने पड़े। हालांकि मुस्लिम आरक्षण की यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसलिए आज देश भर के हमारे जो दर्शक हैं बहुत ध्यान से अपनी आंख और कान खोलकर इस खबर को उन्हें जरूर देखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस बार उठ रहा है यह मुद्दा बिना बात नहीं उठ रहा। इस मुद्दे की बुनियाद है और बड़ी सॉलिड बुनियाद है। वर्ष 2010 में जब लेफ्ट पार्टियों की सरकार ने, सीपीएम की सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को ओबीसी कोटे में 10% का आरक्षण दिया, तब इस फैसले में वर्ष 2007 में आई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टीज ने की। ममता बनर्जी ने उसे और ज्यादा बढ़ाया, उसका और ज्यादा विस्तार किया और लेफ्ट पार्टीज ने आधार किसे बनाया? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट दी थी और इसी के बाद वो वर्ष 1990 से 91 के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और बाद में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया और फिर भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया, जिसने वर्ष 2007 में यूपीए सरकार को यह सिफारिश की कि उसे अल्पसंख्यक वर्ग को पिछड़ा मानते हुए उन्हें भी सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देना चाहिए और इस 15% आरक्षण में भी
इसमें से भी 10% आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73% हैं। स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से कल पूछताछ कर सकती है। हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से मिलने का समय मांगा है और स्वाति मालीवाल के मामले में उनके बयान लेने की बात कही है। और अगर वो बयान देने के लिए तैयार नहीं होते तो पुलिस की स्पेशल टीम अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार का बयान दर्ज कर सकती है। और इस मुद्दे पर खुद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता, मां बाप से पूछताछ करने के लिए आएगी। बड़ी स्क्रीन पर जरा आप देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है। कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने के लिए आएगी, यानी उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी पर सवाल उन्होंने उठाए थे और कहा था कि शिकायत करने के बाद से नेताओं की पूरी आर्मी उनके पीछे लग गई है और उनका चरित्र हनन किया जा रहा है और सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। और आरोपी विभव कुमार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतर आए हैं और अब निष्पक्ष जांच की वो मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से यह पूछताछ स्वाति मालीवाल के बयान के आधार पर हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि माता पिता का इस बात से क्या लेना देना है इस पूरे मामले से। तो स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया और कहा कि जिस दिन उनके साथ ये मारपीट हुई थी उस दिन केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी उसी घर में मौजूद थे। स्वाति मालीवाल ने उन तीनों को विश भी किया था और उसके बाद वो वापस दूसरे कमरे में आ गई थी। उनका कहना है कि उस समय अरविंद केजरीवाल के माता पिता नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने उन्हें नमस्ते किया, विश किया और फिर वो दूसरे कमरे में आ गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी ये पूछताछ होनी चाहिए, पत्नी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि वो खुद उस घर में मौजूद थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौजूद तो अरविंद केजरीवाल भी थे, तो फिर अरविंद केजरीवाल से भी तो पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस समय घर में ही मौजूद थे। तो कल का दिन बड़ा होगा और देखते हैं कि कल क्या नई बातें पता चलती हैं स्वाति मालीवाल के बारे में। अब हम आपको उस फायर पान के बारे में बताना चाहते हैं जिसे खाने से बेंगलुरु में 12 साल की एक छोटी सी बच्ची के पेट में छेद हो गया। इस 12 साल की बच्ची ने यह फायर पान बेंगलुरु में हुए एक शादी समारोह में खाया था, जिसके बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि फायर पान खाने से इस लड़की के पेट में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना पड़ा। इसी तरह की घटना पिछले महीने 14 तारीख को भी हुई थी, जहां कर्नाटक के दावणगेरे जिले में फायर पान जैसा फायर बिस्किट खाने से एक 7 साल के बच्चे की सांस रुक गई थी और बेहोश होने के बाद इस बच्चे को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और आज जब आप इस बच्चे का यह वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह फायर पान और इसके जैसी दूसरी चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें फायर पान खाने के बाद लोग अचानक बेहोश हो गए और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि फायर पान को स्मोकी बनाने के लिए उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है, जिससे कोल्ड बर्न होता है और कोल्ड बर्न से ही पेट अंदर से जल जाता है और उसमें छेद हो जाता है। कई मामलों में इससे जान भी जा सकती है।